नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब देश भर में लोग मर रहे थे तब पीएम मोदी थाली बजवा रहे थे और मोबाइल की लाइट जलवा रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की है और पहली बार देश के किसानों को टैक्स देना पड़ रहा। उन्होंने नोटबंदी की है और सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आज पीएम मोदी की गारंटी पर लोग हंसते हैं। उन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, क्या वह लोगों को मिल गया है? मोदी की गारंटी मतलब है अडानी की गारंटी और कांग्रेस की सरकार मतलब किसान और मजदूर की सरकार। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप अडानी की सरकार चाहते हो या किसान, मजदूर और युवा की? राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है और अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आए तो हम लोगों ने जो किया है उसे खत्म कर देगी और अरबपति के लिए काम करेगी। लद्दाख के गलवान घाटी में 2020 में भारत और चीनी सेना के बीच हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों को रिश्ते के तनाव दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच ईडी ने अमेरिकी उद्योगपति नेविल राय सिंघम समन भेजा। हालांकि चीन यह समन नेविल तक पहुंचने नहीं दे रहा। ऐसे में दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघम को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक फीडिंग मामले में समन भेजा था। उद्योगपति को यह समन कथित तौर से भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए फंडिंग करने के आरोपों की जाँच में शामिल होने के लिए भेजा है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल समन भेजा था जिसे चीन ने सर्वे करने से मना कर दिया था। ईडी ने मामले में सिंघम को नया समन विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा है ताकि सिंघम को भारत बुलाकर उनके ऊपर लगे आरोपों पर उनका बयान दर्ज किया जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभाओं के लिए होने जा रही वोटिंग के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। 230 विधानसभाओं के लिए प्रदेश भर में 65,523 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों के लिए मतदान दल रवाना होंगे। चुनाव आयोग मतदान दलों के लिए सभी वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से करेगा। बता दें कि प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर यानी आज मतदान होना है। मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। मतदान कराने के लिए मतदान दल आज रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में टीम तैनात की गई है जो हर जिले से मतदान दलों के रवाना होने की रिपोर्ट लेगी। सीईओ अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश में 64,523 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिन पर मतदान होना है। सीईओ अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश भर में 48,000 अधिक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तेरे नाम फिल्म के हीरो सलमान खान से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलमान खान की तरह रोते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के ऊपर भी एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। सीधी बुधवार को चुनावी सभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का पूछिए ही मत, उनका क्या कहना है। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो परमानेंट अपने ही पीड़ा से परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए थे, गालियां गिनाई है। मध्य प्रदेश आए थे, गालियां गिनाई है। पीएम मोदी हमेशा रोते रहते हैं। उन्होंने तेरे नाम फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे सलमान खान पूरी फिल्म में शुरू से आखिरी तक रोते हैं उसी तरह पीएम मोदी बस रोते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के ऊपर भी एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। प्रियंका ने अपने चुनावी रैली में कांग्रेस की सभी गारंटी भी गिनाई है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनियों के घर पर हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गुरुवार को लड़ाकू विमानों के जरिए एक घर पर बमबारी का वीडियो शेयर किया है। सेना का दावा है कि यह घर इस्माइल हनियों का है। इस्माइल हनिये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है। वह गाजा पर शासन कर रहे थे। इस संगठन के सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों में से एक है। कई देश उसे हमास का चीफ मानते हैं। इजराइल का दावा है कि हनिये के घर को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों के आतंकवादी हमले करने के निर्देश देने के लिए हमास के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस घर का उपयोग बैठक स्थल के रूप में किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में आज 17 नवंबर को लोकतंत्र का महापर्व है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव अभियान में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे। तो वहीं भोपाल के युवाओं ने भी वोट क्लब पर 400 फीट लंबी आकर्षक रंगोली बनाकर मतदाताओं से मतदान की अपील की है। भोपाल के वोट क्लब पर 400 फीट लंबी रंगोली बनाकर युवाओं ने संदेश किया कि जो लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं वे लोग भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले। आप सभी अच्छा कर सकते हैं। जब आप वोटिंग करेंगे सारे काम छोड़ दो, सबसे
सबसे पहले वोट दो। एक दिन ही ऐसा मिला है जब हम अपने अधिकारों और अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट कर सकते हैं। यूथ के इस ट्रिप में शामिल युवती ने बताया कि इस रंगोली में हेल्पलाइन नंबर भी है, नए लोगों को वैसे वोट देना है। इस नंबर पर हम बताएंगे सभी लोगों को वोट करना चाहिए। चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, नई जनरेशन, बुजुर्ग, युवा सभी के लिए यह काम अहम है। आज 17 नवंबर को सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 5 दिन से 40 मजदूर फंसे हुए हैं। यह टनल 12 नवंबर की सुबह अचानक धंस गई थी। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिका ऑगर मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू का काम शुरू किया है। इस मशीन को बुधवार देर शाम भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली में उत्तरकाशी लाया गया था। मजदूरों को रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमों ने भी सलाह दी जा रही थी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को टनल के अंदर जायजा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों के रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिकता संहिता का उद्देश्य किसी भी वर्ग को खुश करना या किसी समुदाय को टारगेट करना नहीं है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता को लागू होने से समाज के सभी वर्ग सशक्त होंगे। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान इंदौर में उत्तराखंड संस्कृति संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के सवाल पर अपना पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था और मतदाताओं ने इसके लिए पार्टी को अपना समर्थन दिया है। सीएम धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि जिन लोगों ने दृष्टिकोण की नीति के आधार पर लंबे समय तक देश भर में शासन किया है, वे यूसीसी के बारे में उत्तराखंड के आम लोगों के बीच शक पैदा कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू होने से सभी वर्गों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसके तहत किसी भी वर्ग का आरक्षण, वैवाहिक अधिकार, रीति रिवाज आदि प्रभावित नहीं होंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने त्योहारों पर निकालने वाले जुलूसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बिहार में जुलूस के दौरान तलवार, लाठी, बंदूक और अन्य हथियार के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। बिहार सरकार के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम की ओर से ये जिलों की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी गई है। त्योहारों के वक्त हिंसा की रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने जुलूस निकालने से पहले लाइसेंस जारी करने का निर्देश जारी है। जिलों के डीएम और एसपी को लिखी गई चिट्ठी में इस बात का जिक्र है जुलूस में तेज लाउड स्पीकर और डीजे बजाने की इजाजत नहीं दी गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक आवाज ध्वनि सीमा के अंदर ही रखनी होगी। चिट्ठी में इसका बात का जिक्र है कि धार्मिक जुलूस के लिए जारी होने लाइसेंस में यह शामिल किया जाएगा कि माइक्रोफोन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का शोर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित मानक स्तर से अधिक न हो। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।